बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे, जिसका दावा किया गया है PTI के ज़राए की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज़राई रोकने का मशवरा देने का फ़ैसला किया इमरान खान साहब को, और इस हवाले से जो अपोजिशन में उनके इत्तेहादी हैं उनसे मदद भी मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे इस खबर की तरदीद कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है? दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया, जो आज जो है वो चलेगा, लेकिन उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे 9 मई की तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इस खबर का भी जायज़ा पेश करेंगे। और एक और जो अहम मामला है वो सियासी सूरत हाल का है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान इख्तलाफात जो कैनाल्स का मामला उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जो पंजाब में जो मीटिंग हुई थी वो कहानी भी सामने आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जारी किए गए मनसूबों पर शदीद तनकीद की गई है, और वहाँ पर भी लगता है कि दोनों जमातें आपस में कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं कर पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज की तैयारी कर रही है। अभी तक मौलाना साहब ऑन बोर्ड नहीं आए, क्या वो आ जाएंगे और ईद के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? आज के प्रोग्राम में इशूज़ का हम जायज़ा लेंगे। और एक और अहम खबर, जब हुकूमत मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए बहुत कोशिशें कर रही है, नई नई पॉलिसियों का ऐलान कर रही है, IMF से मुज़ाकरात कर रही है, वहीं पर वफाकी काबीना ने वज़रा जो वफाकी वज़रा हैं और वज़रा मुमलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 180 से ज़ायद फ़ीसद इजाफे की मंजूरी दी है। आम आदमी को इस खबर से क्या मैसेज जाता है? ऐसे लोग जो अरबपति हैं, ऐसे लोग जो इस मुल्क की जो सबसे अमीर तरीन एक ब्रैकेट है उसमें फॉल करते हैं, जो हमारी वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं, जिनकी मिलें हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो किस मुँह से ये तनख्वाहों का इजाफा जस्टिफाई करेंगे एक ऐसे वक्त में जब आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है? कोयटा की बात कर लें। कोयटा में जो सूरत हाल इस वक्त बनी भी है, जो अनरेस्ट है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तरफ ऑपरेशन के ऊपर भी फैसले हो रहे हैं, वो भी करें, लेकिन जिन लोगों से बात हो सकती है उनसे बात भी करनी चाहिए रियासत को। ये मामलात को हल की तरफ लेके जाएगा मामला? तो आज के प्रोग्राम में जिन इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद होंगे, दूसरे हिस्से में सईद नवीद कमर साहब साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और तीसरे हिस्से में सजाद मीर साहब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब पाकिस्तान के दोनों मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रऊफ़ हसन साहब की तरफ जाएंगे। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो आपसे PTI ने कौमी सलामती का जो इजलास था कमेटी का, उसमें शिरकत नहीं की, और इल्ज़ाम आप पे ये लगता है कि आप एक अहम मसले पर सियासत को तरजीह दे रहे हैं, और इस मामले में भी आप इमरान खान साहब की रिहाई की शर्त रख रहे हैं, तो क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है आप पे? थैंक यू तंजीला, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये कहना कि जी हमने उनको उनकी रिहाई से मशरूत किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने तो कहा था कि हमारी उनके साथ मीटिंग करा दें ताकि हम उनसे डायरेक्शंस ले सकें, उनसे इनपुट ले सकें। मुझे अब ये सवाल ये उठता है कि मतलब हुकूमत को क्या ऑब्जेक्शन थी इसके ऊपर? अगर हम उनसे 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए मिल लेते, हमारी एक टीम जो थी पॉलिटिकल लीडर्स की, वो जाके उनसे गाइडेंस ले लेती, उनसे इनपुट ले लेती, उनसे एडवाइस ले लेती। हमने तो यही कहा था कि हम नहीं आ रहे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारी उनसे एक छोटी सी मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन हुकूमत को वो भी मंजूर नहीं था। सवाल तो हुकूमत के कॉन्टेक्ट के ऊपर उठने चाहिए, सवाल तो हुकूमत की सिंसियरिटी के ऊपर उतरने चाहिए, ना कि ये कि जी हमने खुदा न खास्ता इसको कहा जी कि हम खान साहब के साथ। खान साहब बारहा कह चुके हुए तंजीला कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। अगर खान साहब ने बाहर आना हो तो वो आज आ सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं ऑफर्स, लेकिन वो तकरीबन 2 साल से कैद में बैठे हुए, बिकॉज ही सेज कि आई विल नॉट डू आई विल नॉट स्ट्राइक अ डील। उसके बावजूद भी अगर 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 शुबहात हैं कुछ लोगों के ज़हन में, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको, क्या मैं कहूँ, उनको खत्म कर देने चाहिए। खान साहब एग्जॉनरेट होकर कोर्ट से बाहर आएंगे, जब भी वो होता है। आई होप एंड प्रे दैट वो बहुत जल्द हो जाएगा। जी रऊफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक बयान दिया। उससे पहले वो कहते रहे कि अदालतें अगर रिहा कर दें हमें एतराज़ नहीं होगा। अब वो कहते हैं सिद्क़ के दिल से 9 मई की माफ़ी मांग लें इमरान खान साहब तो रिहा हो सकते हैं। देखिए तंजीला, मतलब हम लोग 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो शदीद अफसोस का इजहार कर चुके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, उसको आप निकाल के देख लीजिए।
ہماری پارٹی کے تمام ممبران، تمام لیڈران 9 مئی کے جو ہیپننگز ہیں اس کے اوپر شدید افسوس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. سب کچھ ہے، اپنی جگہ ہے. ہماری ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جی بفور آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ مجرم ہے یا یہ رسپانسبل ہے، ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر کے انویسٹیگیشن کر لیجیے. یہ تمام مہذب معاشروں میں ہوتا ہے. تمام معاشروں میں جو کہ آئین اور قانون کے تابع ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کلپیبلٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وہ کلپیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پراپر جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے. سو ہم اسی کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو جوڈیشل کمیشن قائم کریں، ان کو واسٹ پاورز آپ دیں اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں ایچ اینڈ ایوری فیسٹ آف واٹ ہیپنڈ آن 9 مئی، اور اس کے بعد جو ان کے نتائج آئیں گے، جو ان کے ریزلٹس آئیں گے، اس کی بیسس کے اوپر آگے پروسیڈ کیا جائے گا. اب میں پھر حکومت کی طرف کہوں گا کہ حکومت کو کیا پرابلم ہے، کیوں جوڈیشل کمیشن پچھلے تقریباً 1.5 سال سے قائم نہیں کر رہے، بلکہ 2 سال ہو رہے ہیں تقریباً، اب تو کیوں نہیں قائم کر رہے؟ کچھ آپ کی پارٹی کے اندر کے حوالے سے آپ کو پتہ بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں. رؤف صاحب، ایک خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کی آ جائی ہے ذرائع سے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی کو روک دیں. تو اس خبر کے جو مندرجات ہیں ان سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ کتنی صداقت ہے اس خبر میں؟ دیکھیے، اس خبر کی کوئی کریڈیبل جو بیس نہیں ہے، اور سورسز کو کوٹ کیا گیا ہے. وہ سورسز کون ہیں؟ ان سورسز کی جو ذرائع اطلاعات ہیں وہ کیا ہیں، کہاں سے ان کو یہ خبر ملی ہے. میری بات ہوئی تھی ابھی گور صاحب سے، یہ خبر جب چھپی ہے صبح تو میں نے ان سے بات کی تھی، اور انہوں نے اس کو فرملی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا نہ کوئی ایسی سوچ ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ یہ کچھ ٹاؤٹس چھوڑے گئے ہوئے ہیں، اور وہ ٹاؤٹس کی معرفت سے یہ سب گفتگو اس قسم کی ہوتی رہتی ہے، اس قسم سے شوشے چھوڑے جاتے رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے تنزیلہ، وہ یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی میں آپ ڈس یونٹی جنریٹ کریں، ایک ڈسہارمنی کریٹ کریں، اور یہ ان ٹاؤٹس کے ذریعے یہ کام حکومت جو ہے وہ لے رہی ہے. تو یہ کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اس سٹوری میں. لیکن آپ کو نہیں لگتا رؤف صاحب کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ ہے جس پر بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے؟ یہ خبر اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے، لیکن اس میں جو کچھ تجاویز ہیں یا جو ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف ان ایشوز پر پریشان نہیں ہے سر؟ یہ 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیے، سیاست جو ہے ایک کانسٹنٹ موومنٹ کا نام ہے، یہ کبھی سٹیٹک نہیں ہوتی ہے. اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، آگے بڑھتے رہتا ہے انسان، اور جو آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ چینجنگ جو سرکمسٹانسز ہیں، چینجنگ حالات جو ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان اپنی پالیسیز کو ایڈجسٹ کرتا ہے، انسان آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ حالات کی مناسبت سے فیصلے کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں اسپیسیفک جو سوال کیا ہے، تو یہ پارٹی کا ایک اندرونی معاملہ ہے، اور اس کو پبلک فورم کے اوپر ڈسکس کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. کم از کم میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے میں اس کے اوپر نہیں کروں گا. ہاں، پالیسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. پالیسیز جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی ایک ہول جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے امپلیمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے حصے ہوتے ہیں، اور تمام حصوں کو یکجا ہو کے آگے بڑھنا ہوتا ہے تاکہ جو پارٹی کی پالیسی ہے، پارٹی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکے. سو یہ ایک سٹیٹک سچویشن نہیں ہوتی، ایک موو کرتی ہوئی، ایک آگے بڑھتی ہوئی جو ایک سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی چینج اگر مناسب سمجھتی ہے پارٹی لیڈرشپ تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کی معرفت سے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا میں پبلک فورم کے اوپر جواب دینا جو ہے یا اس کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور آخری سوال آپ سے رؤف صاحب، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ ایک نئے موڈ میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آج آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے جس میں آپ نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور جماعت خود ریاست سے ہٹ کے کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع کرنا چاہتی ہے اور اس پہ عمل درآمد چاہتی ہے. ایک دوری کا تاثر ہے. بتائیے گا کہ کیا واقعی کوئی دوری ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ریاستی پالیسیوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی. دیکھیے، قومی پالیسی کے بنانے میں بالکل ہماری جو کے پی کی حکومت ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جس سیکیورٹی ہرڈل کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے کے پی کے چیف منسٹر جو ہے وہ موجود تھے. وہ اپنا باقاعدہ انہوں نے رول پلے کیا ہے، انہوں نے تقریر بھی کی ہے وہاں، اور اپنی جو سفارشات ہیں وہ بھی سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں
इस नाते इस कॉन्टेक्स्ट में वो फेडरल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन के साथ करना चाह रहे हैं। वो उनके कुछ आइडियाज़ हैं, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बेस है जहाँ से ये सारी टेररिज्म जो है वो एमिनेट कर रही है, तो वो कहते हैं कि जी हमने उनके साथ ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है ताकि वहाँ जो सेंचुरीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। देखें, मैंने अपने आर्टिकल में भी ज़िक्र किया, मैंने कहा लड़ाई जो है ब्लोइंग ट्रम्पेट्स ऑफ वॉर इसकी हेडलाइन है, ये लड़ाई जो है वो मसले का हल नहीं है। हर मसला जो है वो ब्रूट फोर्स के इस्तेमाल से जो है वो हल नहीं किया जा सकता। राउफ साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी राउफ हसन साहब की। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सईद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ज्वाइन हमें कर रहे हैं सईद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो इस वक्त मुल्क में ज़ाहिर दहशतगर्दी के खिलाफ एक इत्तेहाद और यकजहती की बात हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और कुछ अपोजिशन की दीगर जमातें जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा हैं, वो उस इत्तेहाद का हिस्सा बन नहीं पा रही। आपके ख्याल में ये हुकूमत की नाकामी है, या आपको लगता है कि वाकई अपोजिशन जो है वो ज़्यादा हार्ड लाइन ले रही है जो इस मामले पर इकट्ठी नहीं हो पा रही? देखिए, अगर नाकामी है तो अनफॉर्चुनेटली तो मुल्क की नाकामी हुई ना, ये ऑपोजिशन या गवर्नमेंट का तो इशू बाद में आता है, क्योंकि इस वक्त जब ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे होके एक ही डायरेक्शन में काम करें, तो उसमें आपस में ना मिलना, या उस दिन भी जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी तो उससे का बॉयकॉट करना, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब बात जी। और जो अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बात की दोबारा से, है। वो कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब सिद्ध के दिल से 9 मई की माफ़ी मांगते हैं तो उनकी रिहाई हो सकती है। तो आपको लगता है कि मामला नवीद कमर साहब वाकई 9 मई के ऊपर ही बस अटका हुआ है? क्योंकि उसके बाद भी तो वो कहते हैं ना, पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर गया है, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं हैं। पब्लिक डोमेन में अभी भी वो एक ऐसा बयानिया लेके चल रहे हैं जिसमें इदारों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। आपकी जमात नून लीग उनको वो चोर और डाकू समझते हैं, आज भी आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके ख्याल में मामला सिर्फ 9 मई की वजह से अटका हुआ है? पता नहीं कि बहरहाल मेरा ख्याल है कि जब से खान साहब को जो है वो अपनी कुर्सी से हटाया गया है, वो उन्होंने एक हार्ड लाइन मेंटेन की है। एक हद तक तो वो उनका गुस्सा है, और दूसरी तरफ उनको ये भी लगता है कि पॉलिटिकली वो उनकी जो फॉलोइंग है वो चाहती है कि वो एक हार्ड लाइन लेते रहें, और वो शायद उनकी पॉपुलैरिटी उनको लगता है कि उसी पे बेस होगी। लेकिन लीडर का काम है लोगों को अपने पीछे लेके चलना, बजाय इसके कि लोगों के सेंटिमेंट के पीछे चलना। नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं डिफाइन करना होता है, और उस मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट में यह है कि सारी पार्टीज इर्रिस्पेक्टिव के उनकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस क्या हैं, उनको कम से कम इस एक इशू पे इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, हम पाकिस्तान नहीं होगा तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और कौन जेल में जाएगा, ये तो सारी सब्सिक्वेंट बातें हैं ना। तो वी हैव टू बी हैव क्लैरिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम कि भाई आखिर हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान हो, तो फिर उसमें इलेक्शंस की बात भी करें, उसमें अपने इक़्तिदार की बात भी करें। अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो फिर सबका नुकसान है। जो आज एक खबर आई अंसार अब्बासी साहब की, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो बाहर लीडरशिप है वो समझती है कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई वो कम करें। पीटीआई पब्लिकली तो इसको डिसोन कर रही है, इस स्टोरी को, इसकी तरदीद कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि जो सियासी जमातें हैं हुकूमत के अलावा, वो कोई किरदार अदा कर सकती हैं कि ये मामलात जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़े से न्यूट्रलाइज हो जाएं, या नहीं मुमकिन जब तक इमरान खान साहब खुद ना चाहें? क्योंकि अभी तहकीकात में ये भी सामने आया है कि सोशल मीडिया पे जो रियासत मुखालिफ बहुत सारा मवाद है वो अकाउंट्स उन्हीं के पास है। इमरान खान साहब की इमा के बगैर आपको लगता है कि ये सारा मवाद फैलाया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। जाहिर है कि वो हर एक अपनी लीडरशिप से ही क्यू लेता है, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो इस मामले में बड़ी कंफ्यूजन का भी शिकार रहती है, क्योंकि उनको हर वक्त ये होता है कि अगर हमने कोई सॉफ्ट लाइन दी तो कोई और जाके हमारी जगह वहाँ उनके कान में कह देगा कि जी ये तो बिक गए, या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर गए,
اور اس وجہ سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے ایک ہارڈ لائن لیتا ہے. یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی مشورہ دے رہا ہے ڈینائل کی بات نہیں ہوتی. بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, there is no second person, third person. یہ تو پھر ہم کئی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہر قسم کا اوپینین جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بلکہ بائی اینڈ لارج اگر وہ اس اوپینین کو انڈیپینڈنٹلی آپ لیں تو وہ یہی مشورہ دیں گے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. لیکن نوید قمر صاحب, کمنگ بیک ٹو یو اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز, ایک سیکنڈ, لیٹ می فنش. کلیکٹیولی جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ پھر ایک دوسرے سے خائف ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ خان صاحب کے سامنے سب ہارڈ لائن ہی دیتے ہیں. اچھا جی ٹھیک, یہ بالکل درست بات ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے وٹنس بھی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نون لیگ اور آپ کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہتی تھی. ایک تو کینالز کا ایشو, اس کے اوپر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور نون لیگ نے جو فنڈز مختص کیے ہیں آپ اس کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں, لیکن پنجاب میں دیگر مسائل پر بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی جو ہوتا ہے نا گوئنگ along ویل, وہ نہیں سچویشن بن رہی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوری ہے, کوئی مسائل حل نہیں ہو پا رہے؟ کوارڈینیشن کمیٹیاں بھی بنی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کے تحفظات ہیں جماعت کے وہ وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیں, جب تک کہ چیزیں ایکچولی ہونا شروع نہ ہو تب تک تو یہ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے, باتیں بھی چلتی رہیں گی, دوریاں بھی نظر آئیں گی, ہر چیز ہوتی ہے. اور خاص کر جب آپ پنجاب حکومت کے حوالے سے کہتے ہیں تو پنجاب حکومت کے حوالے سے جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو irritants ہیں اس کو دور کرنا اتنا ریلیکٹنس نظر آتا ہے ادھر کی گورنمنٹ میں. اس وجہ سے ہمارا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری اسٹرینتھ تو نیشنل اسمبلی, سینٹ, مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو ان کو ہم بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ بابا اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم چلیں, جب تک کہ یہ معاملات جو ہے حل نہیں ہوتے. یہ معاملات پہلے دن سے جب یہ حکومت بنی تھی تو ایک بیسس تھا ہمارا ایگریمنٹ کا, وہ بیسس جو ہے اس کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ان چیزوں پہ بالکل سیریسلی چلنا چاہیے, اور یہ آن گوئنگ ڈائلاگ ہے. آئی ہوپ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں. صحیح. نوید قمر صاحب, ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ معیشت کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. وفاقی کابینہ نے اپنے وزرائے مملکت مشیران کی تنخواہوں میں 180% اضافے کی منظوری دے دی ہے. ایسے وقت میں جب آپ IMF کو یہ انشور کرا رہے ہیں کہ ہم اپنے حکومتی اخراجات کم کریں گے, جو سائز ہے حکومتوں کا وہ کم کریں گے, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ڈیسیژن؟ عام آدمی کو کیا میسج جا رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم شیور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ سارے امیر لوگ ہی ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے, بہت کم کوئی ایسا ہوگا جو واقعی ڈیزرونگ ہوگا کیس کے, جس کا اس تنخواہ کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا ہوگا. نہیں, خیر یہ میرا خیال ہے کہ درست ایک پرسیپشن نہیں ہے. بہرصورت ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وزراء صاحبان نے یہ کہا کہ ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, تو ایز منسٹرز ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر سے بھی کافی کم ہیں, تو ہمیں وہی تنخواہ دی جائے. تو یہ اڈاپٹ ہوا ہے. اب گورنمنٹ نے کہیں بھی یہ پوری کہانی سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی, اور بار بار یہ پرسنٹیجز میں جو بات ہو رہی ہے, پرسنٹیجز تو ظاہر ہے کہ زیادہ لگتے ہیں, لیکن ایکوٹی کے پرنسپل پہ کہ جب آپ باقی کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی اپرچونٹی کاسٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر ادھر نہ ہوتے تو کچھ اور کماتے ہوتے تو بہت زیادہ اس سے کما. یہ 5 لاکھ سے جو وزیر بن کے اس وقت بیٹھا ہے اس کا گھر نہیں چلتا. بہرصورت ایک فیئر جو ہے ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. مرتضیٰ سولنگی صاحب اور سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی, اور بات کریں گے عمران خان صاحب کی سیاست اور 9 مئی آپس میں ایسے جڑ گئے ہیں جیسے لازم و ملزوم ہوتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بار پھر یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر صدقے دل سے 9 مئی کی معافی مانگیں تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب آج ایک خبر چھپی جس میں ذرائع سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اپوزیشن میں اتحادیوں سے مدد مانگ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ ہو سکے اور عمران خان صاحب کو اس بات پر منایا جا سکے.
इंटरेस्टिंगली इस खबर की अब तरदीद आ रही है पीटीआई के हलकों की जानिब से, और हमसे रऊफ हसन साहब ने भी ये कहा जी कि बैरिस्टर गौहर से उनकी बात हुई है, ऐसी कोई पॉलिसी पीटीआई के सामने सरेदस्त नहीं है। इन दोनों इश्यूज़ पे और आज वफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहों में जो इजाफा फरमाया है उन पे बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं दोनों, बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बार बार कुछ इस तरह की खबरें ज़राए से आती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ महाजराई रोकने का कहा जा रहा है, फिर जो पीटीआई के कुछ लोग जो पहले उनके साथ थे अब नहीं हैं, वो भी ये बार बार मशवरा देते हैं इमरान खान साहब को कि महाजराई को कम करें। सोशल मीडिया को लेके पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है, ज़राए ये दावा करते हैं, पार्टी ज़ाहिर है ओपनली इसको ऑन नहीं करती, लेकिन हमें भी मालूम है कि पार्टी के अंदर इस पर बेचैनी पाई जाती है। आपके ख्याल में ये जो अकाउंट्स हैं जिस पे रियासत के मुखालिफ अब मवाद की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से जुड़े हुए अकाउंट्स हैं, ये मामला वाकई पीटीआई के इख्तियार में नहीं है और इमरान खान साहब की ईमा पे ये सारा मवाद शेयर होता है? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि खान साहब किसी किस्म की मुसालिहत चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि वो वाकई चाहते हैं कि वो उस मुश्किल से निकलें। लेकिन खान साहब की मुश्किल ये है कि ये जो पाँव पकड़ने का जो उनका अमल है या ख्वाहिश है, उसके साथ उनकी एक दूसरी ख्वाहिश मुतसादिम है, और वो ये ख्वाहिश है कि जो सोशल मीडिया पे और पब्लिक पास्चरिंग में जो वो इस्टेब्लिशमेंट का गला पकड़े हुए हैं, वो उससे जान नहीं छुड़ाना चाहते। वो चाहते हैं कि पसे पर्दा तो वो पाँव पड़े, लेकिन पेश मंजर में वो चाहते हैं कि वो नज़र आए कि जो उनको रिलीफ मिल रहा है वो उनके गले पकड़ने की वजह से है। अब ये दोनों जो ख्वाहिशें हैं उनकी, खान साहब की, ये पूरी हो नहीं सकती। उनको फैसला करना होगा कि उनको पाँव पकड़ना है या गला पकड़ना है। अब सोशल मीडिया उनकी जो है वो दरहकीकत उनकी मशीन है गला पकड़ने की, जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है। उनकी बहन जो है अलीमा खान, जिन्होंने जेआईटी में अभी बयान दिया है, वो एक रंगे मार्फत हैं, वो एक जरिया है, और जो बाहर बैठे हैं उनका बयानिया चलाने वाले और जो डॉलर खोर यूट्यूबर्स हैं, वो भी इसी वजह से कायम हैं क्योंकि खान साहब ने अभी फैसला नहीं किया कि वो गला पकड़ेंगे या पाँव पकड़ेंगे। सही। मीर साहब, सोलंकी साहब ने तो दरिया को कुएं में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये तय करना है कि पाँव पकड़ना या गला पकड़ना है, लेकिन आपके ख्याल में क्या कोई दरमियान का रास्ता भी है? जब हम मसालियत की बात करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर मामले पे, यानी कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें शमूलियत के ऊपर भी वो इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर अटक गया उनकी शिरकत का मामला, हर मामले पे वो रिहाई चाहते हैं खान साहब की, तो आपके ख्याल में कोई है दरमियानी रास्ता? सोलंकी साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो दो चीजों में फंसे हुए हैं, मकबसे में हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अवाम में वो समझते हैं उनकी मकबूलियत इसलिए है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, और उनकी असल ताकत यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक स्टैंड रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है, और जब वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं है तो उनको नजर आता है, साफ नजर आना शुरू हो गया है कि उनकी रहाई और इस पूरी सूरत से बाहर निकलना जो है वो आसान नहीं हो रहा। इस पूरी मकसद में जिसमें फंसे हुए हैं वो अपने लोगों के साथ ऐसा ही रवैया अख्तियार करते हैं। एक दिन वो अमेरिका से मदद मांगते हैं, दूसरे दिन वो किसी और के साथी के साथ तावर मांगते हैं, तीसरे दिन वो कुछ और कहते हैं, लेकिन अंदर से पैगाम कुछ और आता है, बाहर से फौरन आ जाता है नहीं नहीं इमरान डटे हुए हैं, वो लड़ेंगे, वो हर सूरत में इस महाज पर कायम रहेंगे, उनको हटने की जरूरत नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि शहंशाह मुअज़्ज़म जो हैं सारी ताकत उनके हाथ में है। ऐसा है नहीं, ये उनको शऊर हो गया है, जो उनको पता चल गया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट उनको छोड़ने वाली नहीं है उनकी मर्जी के मुताबिक। उन्होंने जो सारी लड़ाई लड़ी है
लड़ाई होती है सियासी जमातों की सियासी जमातों के साथ। ये सियासी जमातों की सियासी जमातों से लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सियासी जमात, बल्कि एक सियासी फर्द की लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के साथ लड़ाई है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के साथ आप लड़ाई लेना चाहते हैं पर्सनल किस्म की, और सारे गवाह जो है पर्सनल बना देते हैं, और आप तमाम पोलिटिकल पार्टी को कहते हैं चोर दफंगे बच्चे हैं, तो ऐसी सूरत में कहाँ मुज़ाकरा की गुंजाइश निकलती है। वो कहते हैं कि मेरी ताकत को माना जाए, मुझे शहजादा तस्लीम किया जाए, मुझे इस मुल्क का असल हुक्मरान माना जाए, और सब लोग अपने घर को बैठे और मैं इक़्तिदार में आऊं, और फिर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनको अच्छा, कैसा किरदार तक कोई आपको मीर साहब पहले आप बता दें, आपको कोई मुस्तकबिल करीब में ये जो स्टेटस को है ये तब्दील होता हुआ दिखाई देता है अगर दोनों साइड्स अपनी पोजीशंस पर कायम रहती हैं? मेरे ख्याल में कायम होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब इमरान कहते हैं सब चोर है और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कहने का ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के चीफ के खिलाफ भी अपना मुहाज जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में कौन बेवकूफ होगा कि अपने आप को मौत के सामने पेश करे या अपने आप को जिल्लत के सामने पेश करे। इमरान खान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो जितना भी दुरुस्त या सॉलिड हो, उस मौक़िफ़ का नतीजा ये है कि उसके मुखालिफ उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है, और उसके मुखालिफ उसकी बात जो इधर उधर से कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में आकर अपने आप को कंप्रोमाइज पोजीशन में डालने के लिए किसी सूरत भी आमादा नहीं है। सही। और ये वो नक्शा है जो जिसने इमरान को एक गैर सियासी, गैर जमहूरी, और यूँ कहिएगा कि एक गैर अकल को कह लीजिए, कुछ कह लीजिए कि एक कोई माकूल नजरिया नहीं है जिससे वो चल रहे हैं। सही। और उनके लिए मुश्किल है। सोलंकी साहब, आपको को मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है? क्योंकि जाहिर है एक तरफ उनकी रिहाई के लिए भी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो महीने और तारीखें देते रहते हैं, तो कोई ऐसी बात आपको भी नजर आती है? क्योंकि सदर ट्रंप से तो अब उम्मीदें उनकी ख़त्म हो गई हैं। मैं मीर साहब का की जो मायूस कुन जो उनका तज्जिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मुझे नज़र नहीं आता कि खान साहब इस मखमसे से निकलने वाले हैं, और ये जो उनकी जमात है उसके लिए भी मुश्किल वक्त है, क्योंकि जो बाहर जितनी भी क़यादत है वो खान साहब के इस खुदकुश बयानिए का बोझ और वज़न उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, और साथ ही उससे बगावत करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि क्योंकि उनका नज़रिया और जो मकबूलियत है वो काफ़ी बड़ी है, तो वो उसकी वजह से उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो तारीक कर सकते हैं। तो क्या तो जो अब जो सियासी इत्तेहाद बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ईद के बाद एक बार फिर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ आपको मुख्तलिफ होती भी उसमें भी नहीं दिखाई देती? नहीं जी, खान साहब की जो सियासत है उसमें उनकी जो सलाहियत है वो जोड़ने वाली कम और तोड़ने वाली ज़्यादा है। वो अपनी जमात को मुत्तहद नहीं रख सकते, उसके अंदर मुतअद्दिद ग्रोह बने हुए हैं जिनकी लड़ाइयाँ उरूज पर हैं, तो वो अपने साये को साथ नहीं रख सकते, तो इत्तेहाद कहाँ से चलाएंगे। मीर साहब, एक और इशू भी है। मैंने दो एक्चुअली इश्यूज़ पे आप दोनों से बात करनी है, लेकिन पहले अगर आप कोयटा की बात कर लें, कोयटा में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आपको लगता है कि जो अनरेस्ट है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? एक तरफ ऑपरेशन के ऊपर भी फैसले हो रहे हैं, वो भी करें, लेकिन जिन लोगों से बात हो सकती है उनसे बात भी करनी चाहिए रियासत को। ये मामलात को हल की तरफ लेके जाएगा मामला? देखिए, बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा सेटलिंग सूरत हाल है, और उसमें सी पैक का मसला बन गया है। और इस मसले में सिर्फ ये है कि मकामी और इलाकाई ताकतें शामिल नहीं है, हमारा दुश्मन भारत ही शामिल नहीं है, जहाँ कुछ फोर्सेस ईरान में बैठकर, अफगानिस्तान में बैठकर इसकी पुष्टपनाही नहीं कर रही, बल्कि चुपके अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरह से सी पैक का मसला जो है वो कामयाब ना हो सके। ऐसी सूरत में वो जो नक्शा इख्तियार करते हैं, उस नक्शे में पाकिस्तान के लिए कोई चारा नहीं है कि वो उन तमाम लोगों को
जो स्टेट के खिलाफ हथियार उठा के खड़े हुए हैं उनको उनके घरों में वापस भेजे। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो इस मौके पर तैयार किए हुए हैं। अपनी राइट्स के लिए बात करना, अपनी राइट्स के लिए जंग करना या अपनी राइट्स के लिए आवाज को बुलंद करना एक और बात है, वो आप कर सकते हैं। और तो कई बार हथियार डाले हैं लोगों ने, कई बार उन्होंने कहा कि हम मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं, कई बार वो सीधे होकर बात आए हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ यही कहते जाएं कि हमसे कोई बात करो, किन से बात करो? अच्छा, वही लोग जो बदसरदार रहते हैं वही लोग होते हैं जिनसे मुज़ाकरे किए जाने चाहिए। मौसम भुगती एक जमाने में हुकूमत का एक सबसे बड़ा एक मजबूत आर्गन भी रहा, और उसी जमाने के कुछ बाद उसी के साथ मुज़ाकरात करने की गोया बात हुई। मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ, भुट्टो के साथ भी यही मामला पेश आया उनका, और इसके अलावा बाकी लीडरों के साथ यही मामला है। इनमें से हर एक वज़ीर आला भी रह चुका है और उसके साथ अपोजिशन लीडर भी रह चुका है। ये अख्तर मैंगल देखिए, वज़ीर आला भी रह चुका है, इसका बाप भी वज़ीर आला रह चुका है, यहाँ से वज़ीर आला रह चुका है। बल्कि अताला मरी के बारे में तो कहते थे, अताला मैंगल के बारे में कहते थे कि वो बेस्ट सूट करता है एस्टेब्लिशमेंट को। अब भी जब अकबर भुगती का वाकया हुआ तो अख्तर मैंगल के हवाले से एक बात फिक्र सामने आया तो वो कहते लीजिए हमारा मसला तो हल हो गया, गोया हमारे खिलाफ जो कुव्वतें थी वो चली गई, अब बलूचिस्तान पे हम रूल करेंगे। उनके भाई जो हैं वो अपोजिशन के बड़े जो मशहूर दहशतगर्द ग्रुप है उसके सरबराह लीडर हैं। ये सारी बातें देखी जाएं तो इतनी कंट्रडिक्शन है इन सब लोगों के अंदर, तो उन कंट्रडिक्शन को खत्म करना आसान नहीं है। वाई इसके कि स्टेट जो है वो सीधी तरह उनके साथ, उन लोगों के साथ जो रियासत के साथ रहना चाहते हैं उन्हें उनसे मुज़ाकरात भी करे और उनको रियायतें भी दे, और जो लोग रियासत से लड़ना चाहते हैं फिर इसी तरह उनसे लड़े भी। ठीक है। अच्छा, एक जो नुक्ता है इसमें जो मीर साहब भी बात कर रहे हैं, सोलंकी साहब, जाहिर है सोशल मीडिया पे आपने देखा कि किस तरह से एडवोकेट किया जाता है, बिलखुसूस मारंग बलोच के हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो तो मुज़ाकरात और वो जो आईनी हक एहतजाज का वो इस्तेमाल कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि कल बलूचिस्तान हुकूमत को उनके एहतजाज पर रेड नहीं कराना चाहिए था, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए थी कि वो अपना एहतजाज करती रहें? नहीं, ये तो तमाशा नहीं हो सकता ना कि आप एहतजाज करते जाएं। आप ये है कि खुद कुछ हमले करते जाएं, आप ये है कि फौजी चौकियों पे हमले करते जाएं। सोलंकी साहब, इस पे आपकी क्या राय है सोलंकी साहब? देखें, जो कुछ कोयटा में हुआ वो तो आपके इल्म में है कि जो दहशतगर्द मारे गए उनकी लाशें बज़ोर ताकत वहाँ से महरंग और उनके साथियों ने हासिल की और उसको एक सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया। इसकी किसी तौर पे भी हिमायत नहीं की जा सकती। जो दहशतगर्द हैं उनके अगर कोई लवाहकीन हैं तो वो हुकूमत के साथ राब्ता कर सकते हैं। आप उनके मालिक नहीं बन सकते, न महरंग न कोई और सियासी तंजीम। और इसकी तो तफ्तीश होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे और क्यों इसमें शामिल हुए, इस दहशतगर्दी की वारदात में। क्या वो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल थे, नहीं थे? तो ये एक अलग मामला है। इस वक्त जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी की जो लहर है, उस पे रियासत को एक टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। एक तो दहशतगर्दी का जो जवाब है वो तो जो काइनेटिक जो ऑपरेशंस हैं उसके अलावा कोई मिन्नत समाजत उसका हल नहीं है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि बलूचिस्तान में मिडिल क्लास और जो निचली क्लास है उसके लिए रियासत एक मार्शल प्लान बनाए इकोनॉमिक और गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट का। ये पुराना निज़ाम के सरदारों से बात करेंगे, बी एरियाज और लेवीज, उससे ये काम चलने वाला नहीं है। आपको बराह रास्त जो मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास और जो पसमानदा बलोच अवाम है उनसे बराह रास्त आपको बात करनी होगी, उनके जो मुआशी अपलिफ्ट के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी मुआशी अपलिफ्ट और समाजी अपलिफ्ट नहीं होती तब तक ज़ाहिर है ये मामला हल नहीं होता। लास्ट आप दोनों से एक और अहम मामला, जब हम
غربت کی اور مہنگائی کی اور پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ نے اپنے وزراء کی قیمتوں میں وزراء کی تنخواہوں میں قیمتوں میں نہیں وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. 180% اضافہ, 150% اضافہ. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سولنگی صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ ظاہر ہے جو یہ وزراء ہیں میجارٹی ان میں سے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, بڑے امیر جو ہیں وہ باپ دادا کی اولادیں اور وہ خاندان ہیں جو اس ملک کی تھوڑی سی پرسنٹ جو سب سے امیر جو کمیونٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ اس اضافے کو کیسے دیکھتے ہیں جب یہ اضافہ ہو رہا ہے اسی وقت IMF سے آپ اپنے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور قرضہ مانگ رہے ہیں؟ میں اسے ایک مذاق سمجھتا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور ویلتھ سٹیٹمنٹ لیں ان لا میکرز کے اور وزراء کے, تو ماسوائے ان لوگوں کے جو بہت ہی اقلیت میں ہوں گے, جو واقعی جن کا گزارا اس تنخواہ پہ ہوگا, تو ان کے لیے میں وہ 4-5 لاکھ شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں جو لوگ یہ افورڈ کرتے ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, ان کو خود ہی یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ہم یہ تنخواہ نہیں لیں گے. بہت شکریہ جی مرتضیٰ سولنگی صاحب اور سجاد میر صاحب کی اپنے گفتگو سنی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.